वाह, क्या आईपीओ है। चलिए, तो काफ़ी लंबे अरसे बाद जो है हमारे अजीज मित्र संदीप जो है वो एक बार फिर से जो है हाजिर हैं और आईपीओ बाज़ार में बड़ी पानी नज़र रखते हैं, शेयर बाज़ार में बड़ी पानी नज़र रखते हैं और हमारे ऊपर भी बड़ी पानी नज़र रखती है। तो संदीप जी, शुरुआत करते हैं। और शानदार जो है अभी तक हम देखें तो, हालांकि पहले दिन रिटेल का हिस्सा तो हमने देखा कि काफ़ी तेज़ी के साथ भर गया था, लेकिन उस तरह का रिस्पांस नहीं रहा जैसे हमने हाल फिलहाल के अंदर तेज़ी के साथ सब्सक्रिप्शन के आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दिए थे। अभी की क्या स्थिति देखने को मिल रही है और क्या कुछ फंडामेंटल्स कह रहे हैं? बिल्कुल, टीवीएस सप्लाई चेन की अगर हम बात करें तो ये कल आईपीओ खुला था, 14 तारीख तक खुला रहेगा। इसका जो प्राइस बैंड है वो 187 से 197 रुपये है। हालांकि टीवीएस का नाम है, इसमें ब्रांड है, लेकिन उसके बावजूद भी वैसा रिस्पांस नहीं मिला जैसा आप कह रहे थे। पहले दिन के आंकड़े अगर आप देखें तो 55% ये बढ़ा था। अभी जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उसके मुताबिक भी ये पूरा नहीं भर पाया है, करीब 81% के आसपास ही, यानी 0.81 टाइम्स के आसपास के जो सब्सक्रिप्शन के नंबर्स हैं वो फिलहाल टीवीएस सप्लाई चेन में देखने को मिले हैं। तो उस लिहाज से उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है। 600 करोड़ रुपए के आसपास का अगर आप देखिए फ्रेश इशू है, और टोटल जो आईपीओ का साइज है वो 880 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि इतनी रकम ये कंपनी दरअसल जुटाना चाहती है। तो कुल मिला के देखा जाए अभी तक जो रिस्पांस है वो उतना अच्छा नहीं देखने को मिला है। और ज़्यादातर रिपोर्ट्स जो मैंने पढ़ी है, जो एक्सपर्ट्स के कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, उसमें यही है कि थोड़ा रिस्की बेट है ये। तो अगर आप थोड़ा सा जोखिम लेने की अगर आपकी क्षमता है और लंबी अवधि का आपका नजरिया है तो ही आप इस आईपीओ में पैसा लगाएं। ज़्यादातर जो राय है वो फिलहाल यही निकल के सामने आ रही है। और इनफैक्ट आप देखिए जो आंकड़े हैं सब्सक्रिप्शन के, वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहे भी हैं कि थोड़ा सा जोखिम है और थोड़ा सा लोग इससे हिचकिचा रहे हैं आईपीओ में सब्सक्राइब करने के लिए। हिचकिचा रहे हैं। और ये कल हमारे साथ जो है अरुण केजरीवाल जी मौजूद थे, और अरुण केजरीवाल जी का कहना ये था कि अगर आपका नज़रिया बहुत लंबी अवधि का 3-4 साल का नज़रिया है तो फिर आप इसमें जो है पैसे लगा सकते हैं। लिस्टिंग गेन के बारे में उन्होंने कहा कि कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये है कि जो लोग दांव लगाते रहते हैं वो अपना 1-2 हफ्ते के लिए लगा सकते हैं, जो मिल जाए उसी दिन बुक करके फिर आप निकल जाइए। अब आज जरा हम अरुण मंत्री जी क्या कह रहे हैं, केजरीवाल जी की तो बात सुन ली, मंत्री जी की बात सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। अरुण जी, आपकी क्या सलाह रहेगी सर? कुछ लोग क्या क्या वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न है, क्या कंपनी की क्या कुछ निगेटिव पॉइंट्स हैं, जोखिम क्या है जिसको लेकर के इतनी थोड़ी सी हिचकिचाहट देखने को मिल रही है टीवीएस के आईपीओ में? देखिए, बिल्कुल जी, संदीप जी संदीप जी ने जो कहा एकदम सही कहा। थोड़ा बहुत जोखिम मुझे लग रहा है इस आईपीओ में जरूर रह सकता है। अगर लास्ट 4 साल का डेटा देखते हैं तो पहली बार इन्होंने अपना जो ओवरऑल प्रॉफिट डिक्लेयर किया है। थोड़ा रेवेन्यूज में डेफिनेटली काफी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट में वो उतना बड़ा उछाल इनको देखने को नहीं मिल रहा है। पर ओवरऑल मुझे लग रहा है ये जो ओवरऑल वैल्यूएशंस निकल के आ रहे हैं थोड़े महंगे निकल के आ रहे हैं। 170-180 के आसपास का पी जो मेरी टीम मुझे निकाल के दी, उसी के आसपास का पी निकल के आ रहा है। तो वैल्यूएशन के थोड़े कंसर्न्स है। डेफिनेटली जो पैसा जुटा रहे हैं अपने डेट को रिटायर करने के लिए जुटा रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में प्रॉफिट जरूर आपको बढ़ते हुए नजर आए। पर मुझे लग रहा है लिस्टिंग गेन्स के लिए अगर कोई जोखिम लेना चाहता है तो ही निवेश करें। कोई बड़े लिस्टिंग गेन्स की आकांक्षा या फिर लिस्टिंग गेन्स की अपेक्षा भी मैं नहीं कर रहा हूं। अगर कोई जोखिम ले सकता है जो लिस्टिंग गेन्स के लिए लगाना चाहता है तो डेफिनेटली लगाए। पर यूजुअली लॉन्ग टर्म के लिए मेरी सलाह इस स्टॉक में या इस कंपनी में निवेश की नहीं है। लिस्टिंग गेन्स के लिए अगर कोई जोखिम ले सकता है तो डेफिनेटली निवेश करके चल सकता है। तो लिस्टिंग गेन के लिए अगर कोई जोखिम ले सकता है तो ले सकता है, वैसे जो है राय नहीं है। यहाँ पर कई सारे कंसर्न दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ब्रोकर्स की राय भी अलग अलग निकल के आ रही है। स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट का कहना है अवॉइड करें, जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज का कहना है सब्सक्राइब करें, स्टॉक बॉक्स कह रहा है अवॉइड करें, रिलायंस सिक्योरिटीज़ कह रही है सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर भी एक तरीके के जैसा हम देख रहे हैं रिस्पांस मिल रहा है, वैसा ही रिस्पांस ब्रोकर्स का भी है। मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। तो रिटेल निवेशकों के मन में भी इस समय थोड़ी दुविधा देखने को मिल रही है। हालांकि रिटेल पोर्शन जो है पहले भरता हुआ दिखाई दिया, हालांकि रिटेल पोर्शन थोड़ा छोटा है, इस वजह से भी ये हो सकता है कि काफ़ी जल्दी भर गया। अब देखना ये है कि किस तरीके की आगे यहाँ पर रुझान देखने को मिलता है। लेकिन एक और एसएमई क्षेत्र का आईपीओ जो है वो खुला हुआ है, उस पर जो है देखते हैं जरा क्या स्थिति है शेल्टर फार्मा को लेकर के। शेल्टर फार्मा अभी तक जो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हैं वो हम देख रहे हैं करीब 2.5 गुना के आसपास जो है वो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक डिटेल्स हैं क्या आपके पास संदीप? यहाँ पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आप? बिल्कुल, 10 से 14 अगस्त इसकी भी डेट है। ये फिक्स प्राइस इशू है, 42 रुपये का जो प्राइस है, ऑफर प्राइस है, वो इस इशू के लिए तय किया गया है।
16 करोड़ रुपए का ही ये आईपीओ है, जो रकम टोटल कंपनी फ्रेश इशू के जरिए जुटाना चाहती है, कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है। तो टोटल साइज जो है वो 16 करोड़ रुपए के आसपास का ही है। उसके अलावा अगर आप देखें जो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हैं वो आपने यहाँ पे शेयर कर ही दिए हैं। कुछ फाइनेंशियल्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। FY21 के नंबर्स अगर आप देखें तो इस कंपनी ने करीब करीब 2.5 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा पोस्ट किया था। 22.5 करोड़ रुपए के आसपास की आय थी, वो आय अगले साल बढ़कर 30 करोड़ होगी और उसके बाद इन्होंने अगले साल में करीब 2 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा दर्ज किया था। और लेटेस्ट जो नंबर है FY23 के, उसमें अगर आप देखें 36 करोड़ रुपए की आय है और करीब करीब 6 करोड़ रुपए के आसपास का जो मुनाफा है वो कहीं ना कहीं दर्ज करती हुई दिखी है। तो अमूमन हम देखते हैं कि जब आईपीओ आने वाला होता है किसी कंपनी का, तो उस दौरान हम देखते हैं कि एकाएक इनके जो नंबर्स है उसमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हैं पिछले 3 साल के जो आंकड़े मौजूद है, घाटे से कंपनी मुनाफे में है और अब जो मुनाफा है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखा है। आईपीओ आने से जस्ट पहले अगर आप देखें नंबर्स में एक एकाएक बड़ा उछाल मुनाफे में देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो 16 करोड़ रुपए के आसपास का आईपीओ है। ऑफर साइज भी अगर आप देखें तो छोटा ही है, लेकिन नंबर्स को लेके थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्न्स नजर आ रहा है, क्योंकि एकाएक यहाँ पे जंप देखने को। नंबर्स को लेके कंसर्न, जैसा कि आप कह रहे हैं कंसर्न है, उससे पूछते हैं अरुण जी से कि वो कितने इससे उनको लगता है कि ये दिक्कत कर सकता है। लेकिन जो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हैं, जैसा कि अभी बता रहे थे, रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 4.25 गुना रिटेल हिस्सा जो है इसका सब्सक्राइब हो चुका है। और अगर हम देखें तो जीएमपी जो है, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है। सर क्या सलाह रहेगी सर, फार्मा क्षेत्र की एक कंपनी, छोटा आईपीओ है एसएमई क्षेत्र का, और एसएमई पे जिस दिन हम बातचीत नहीं करते हैं बहुत सारी टिप्पणियां आने लगती हैं कि आपने एसएमई वाले आईपीओ पे तो बताया ही नहीं कुछ। तो आपसे अगर आप टिप्पणी करने की स्थिति में हो तो आप चाहेंगे अपनी टिप्पणी दें सर। देखिए, इस कंपनी के बारे में थोड़ी डिटेल्स है मेरे पास, जो कि हम काफी लास्ट डे हम डिस्कस कर रहे थे। एक हर्बल मेडिसिन के बिजनेस में, पोल्ट्री, वेटरनरी जो चीजों में काम आते हैं, उस बिजनेस में कंपनी तो यूनिक बिजनेस है, तो उसका थोड़ा फायदा हो सकता है इनको आईपीओ में देखने को मिले। पर सब्सक्रिप्शन की राय इसमें भी नहीं है, क्योंकि ये जो बिजनेस होता है यूजुअली काफी वोलेटाइल होता है और कैसा लिस्ट होने के बाद कैसा ये स्टॉक परफॉर्म करेगा, इसमें काफी मुझे लग रहा है दिक्कत हो सकती है, इसलिए सब्सक्रिप्शन की राय नहीं है। बिजनेस अच्छा है तो देखते हैं, लिस्टिंग होने के बाद अगर आपको नीचे मिलता है या अच्छा करेक्शन होकर मिलता है तो वो एक अच्छे हो सकते हैं, वहां पे आपको एंट्री देखने को मिले। रिटेल पोर्शन डेफिनेटली सभी एसएमई आईपीओ में आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पे लोगों की अपेक्षा ये है कि मुनाफा ज्यादा बन सकता है, क्योंकि एसएमई आईपीओ जो है यूजुअली एक नया फ्लेवर मार्केट में आया है, जहाँ पे आपको एक रिसेंट एग्जांपल देखें, श्रीवारी स्पाइसेस जो कि आईपीओ आया था, उसको एक बड़ा रिस्पांस देखने को मिला, जो कि एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल एसएमई प्लेटफॉर्म में रिटेल के पोर्शन जरूर बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पैसा वहां पे ज्यादा आ रहा है। पर इस कंपनी में लिस्टिंग के बाद क्या इसका रुझान देखता है वो देखने के बाद ही निवेश करते हैं। तो फिलहाल सब्सक्रिप्शन की इस कंपनी में राय, सब्सक्रिप्शन की राय नहीं है ना? नहीं, फिलहाल लिस्टिंग गेन्स के लिए, इवन लॉन्ग टर्म के लिए भी राय नहीं, बिल्कुल अवॉइड करने की सलाह है यहाँ पर। अभी आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया श्रीवरी का, और कल जब बातचीत हो रही थी अरुण जी से तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बताइए 9 करोड़ रुपए कंपनी जुटा रही है और ओवर सब्सक्रिप्शन इतना मिल गया है कंपनी को कि उनको रिफंड करने के लिए 50 लाख रुपए लग जाएंगे। तो वो ये एक इंटरेस्टिंग, मतलब 8-9 करोड़ रुपए आप जुटा रहे हो और उसमें से 50-60 लाख रुपए इतना ओवर सब्सक्रिप्शन। एक छोटी सी टिप्पणी संदीप आपसे चलते चलते, कुछ बदलाव हो रहे हैं, हालांकि हम इसमें आगे चल करके सेगमेंट में हम बात करेंगे कभी कल या परसों में, लेकिन जो अब सेबी की तरफ से नए नियम आ रहे हैं उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि उनके लिए क्या कुछ बदलेगा रिटेल निवेशकों के लिए। बिल्कुल, अगर आप देखें सेबी लगातार इस चीज़ को लेके काम कर रहा है जब से नई चेयरपर्सन आई है, कि किस तरह से जो छोटे निवेशक हैं उनके हितों की रक्षा की जा सके। कई सारे फैसले जो कि सेकेंडरी मार्केट को लेकर नई चेयरपर्सन की ओर से लिए गए हैं। जहां तक आईपीओ मार्केट की बात है तो लगातार जो आईपीओ बंद होने के बाद जो लिस्टिंग तक का जो टाइम है उसे कम करने की सेबी की हमने देखा है कि कई बार कोशिश रही है, काफ़ी हद तक रिड्यूस हुआ है। पहले एक ज़माना था जब हम देखते थे कि आईपीओ बंद होने के बाद एक महीना लग जाता था जब आईपीओ लिस्ट होता था। फिलहाल अगर आप देखें ये T+6 है, यानी कि जिस दिन आपका आईपीओ बंद होता है उसके 6ठे ट्रेडिंग डे जो आईपीओ है वो कहीं ना कहीं बाजार में लिस्ट होता है। अब मिसाल के तौर पे अगर आप देखें, अगर आज हम बात कर रहे हैं 11 अगस्त है, तो आज अगर कोई आईपीओ मान लीजिए बंद होता है तो अगला पूरा हफ्ता आप छोड़ दीजिए जो कि 5 ट्रेडिंग डे हैं, अगर मान लीजिए छुट्टी नहीं होती है तो अगले से अगला मंडे जो आएगा उस समय आप देखेंगे, यानी कि 14 तारीख को ये वाला मंडे है और 14, 7, 21 तारीख को आईपीओ की लिस्टिंग होगी अगर वो 11 तारीख को बंद होता है। तो 6 ट्रेडिंग डे फिलहाल अगर आप देखें वो नियम है जो कि आईपीओ की लिस्टिंग के हिसाब से है। अब उसे घटाकर T+3 यानी कि तीसरे ट्रेडिंग डे आपको लिस्टिंग करवानी होगी।
1 दिसंबर से ये नियम अनिवार्य तौर से लागू होते हुए दिखेंगे हर आईपीओ के ऊपर, और 1 सितंबर से अगर कोई चाहे तो वॉलंटरिटी यानी कि स्वेच्छा से अगर कोई कंपनी चाहे तो इसको लागू कर सकती है। तो 1 सितंबर से ये वॉलंटरी है, और 1 दिसंबर से तो आप देखेंगे कोई भी आईपीओ अगर मार्केट में आएगा उसको T+3 का रूल फॉलो करना होगा, यानी कि जिस दिन आईपीओ बंद होगा उसके तीसरे दिन आपका जो आईपीओ है वो लिस्ट होता हुआ दिखेगा। तो नौकरी पेशा लोग खासतौर से जो होते हैं हमारे आपके जैसे, जो इस बात का लिए कई बार आईपीओ में पैसे कुछ लोग नहीं लगाते, मतलब हमारी आपकी बात नहीं, मतलब बहुत सारे नौकरी पेशा लोग कि अब तो 15 एक कहीं महीने के आखिरी में जो है दिक्कत ना हो जाए, 15 दिन के लिए पैसे ब्लॉक हो रहे हैं, अब उनके लिए आसानी हो जाएगी कि वो आईपीओ में पैसे लगा सकते हैं। इसमें विपुल जी जो एचएनआईज होते हैं ना, एचएनआई खास तौर पे जो फंडिंग लेके काम करते हैं, ये उनके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके लिए जो फंडिंग का पीरियड है वो 3 दिन और रिड्यूस हो जाएगा। तो वहाँ से अगर आप देखेंगे उनके जो सब्सक्रिप्शन के लेवल्स हैं, हो सकता है अच्छे आईपीओस में खासतौर पर वो कहीं ना कहीं बढ़ सकते हैं। अरुण जी से पूछते हैं। अरुण जी, एचएनआईज को तो लाभ होगा ही होगा, रिटेलर के लिए भी राहत की बात है, पैसे कम दिन के लिए ब्लॉक होंगे, बहुत लोग 2-3 आईपीओ बैक टू बैक आ जाते हैं, पैसे लगा ही नहीं पाते। देखिए विपुल जी एकदम सही कहा। तीसरे दिन जो बड़े एचएनआईज आते हैं वो यूजुअली आपको देखते हैं तीसरे दिन वो अपना पैसा लेके आते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो 2 दिन का बचता है। जब भी आप आईपीओ में सब्सक्रिप्शन देखते हैं तो लास्ट डे आपको ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे जो एचएनआईज होते हैं जो इंटरेस्ट से पैसा लेके आते हैं या फिर जो फंडिंग करके पैसा लेके आते हैं, तो लास्ट डे वो अपना निवेश करते हैं, तो उनको काफी फायदा होगा। अगर ये 6 दिन से 3 दिन तक के लिए ब्लॉक होते हैं तो ऑलमोस्ट 50% उनके इंटरेस्ट कॉस्ट में फर्क देखने को मिलेगा। डेफिनेटली रिटेल तो वैसे भी आप कह रहे हैं कि राइडिंग सीट पे है। अभी अगर आप देखें एफआईएस ने काफी बार सेलिंग किया है, लाखों की सेलिंग, करोड़ों की सेलिंग वो करते भी आ रहे हैं, फिर भी इंडेक्स 19,000 के ऊपर है। ये क्लियर कट रिटेल का ही सहारा देखने को मिल रहा है, तो रिटेल के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव है। पर बड़ा पॉजिटिव मुझे लग रहा है एचएनआईज और बड़े फंड्स के लिए है। वहां पे उनका इंटरेस्ट कॉस्ट जो है 40 से 50% तक घट सकता है अगर एक 6 से 3 दिन का अगर क्राइटेरिया लागू हो जाए। ठीक, तो संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। आज आप प्राइमरी मार्केट के ऊपर अपनी जो ज्ञान की गंगा अपने भाई और हमारे दर्शकों को तृप्त किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित रूप से दर्शक काफी लाभान्वित होंगे आपके आप मौका छोड़ेंगे नहीं कोई नहीं कि मैं कई दिनों के बाद आपके साथ नहीं, मौका छोड़ना भी नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल हमारे इस खास सेगमेंट वाह क्या आईपीओ में फिलहाल इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।